हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बोधिसत्व जी के कॉलेज में स्वागत है। और शिक्षक दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आज क्लास को फिर से शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री की सिलेबस बताऊंगा, जिसके तहत मैं पढ़ाई को आप लोग को बताऊँगा बहुत अच्छी तरीके से। और ठीक है दोस्तों, फिर क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री में पहले नंबर पर आएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के। अब सिक्के में इस काल के सिक्के हैं, विदेशियों के वृत्तांत, जैसे यूनानी कौन आए, चीनी कौन आए, अरबी कौन आए। अरबी में जैसे अलबरूनी आए, चीनी में जैसे वैनसांग आए, तो इत्यादि। फिर जैन साहित्य आया, फिर बौद्ध साहित्य आया, तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि आती है, जैसे उसमें प्रमुख संचार मार्ग हैं और भारत की भू आकृतिक तथा उसके प्राकृतिक क्षेत्र आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे प्राकृतिक इतिहास पुरातत्व आता है, और प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है मैं वो अच्छी तरीके से बताऊंगा। उसके अंतर्गत मानव विकास आता है, पूरा पाषाणकालीन भारत आता है, मध्य पाषाणकालीन आता है, उत्तर पूरा पाषाणकाल आता है, प्रागैतिहास का महत्व आता है। फिर चौथे नंबर पे आदि इतिहास आता है। तो आदि इतिहास का अर्थ सबसे पहले मैं बताऊंगा। फिर नवपाषाण अर्थव्यवस्था का प्रारंभ बताऊंगा। फिर सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, जो कि आप लोग सिंधु सभ्यता के बारे में सुने ही होंगे। फिर कृषि कैसे विकसित हुआ, फिर कला, फिर हड़प्पा भारत की संस्कृति बताऊंगा, फिर वो आप लोग को भी जान ही रहे होंगे, फिर मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। फिर वैदिक साहित्य में के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले उसमें है वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य के रचिता कौन है। उसमें ऋग वैदिक काल आता है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। फिर उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात है। फिर छठे नंबर पर आता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में धार्मिक आंदोलन का स्वरूप आता है। उसमें सबसे पहले वैदिक धर्म आता है, फिर सामाजिक व्यवस्था का विरोध आता है, फिर जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है। 7 नंबर पे महाजनपदों का उदय आता है और फारस एवं यूनान की आक्रमण आती है, जिसमें मगध का उत्थान, ईरानी आक्रमण, सिकंदर का ईरानी आक्रमण आता है। फिर 8 नंबर पे मौर्य काल आता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उसका कार्यकाल, उन्होंने कौन कौन सी विजय जीत हासिल की, उनके बारे में प्रशासनिक कला, कृषि, जो भी उनके संदर्भ में हुआ है वो मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसमें दास प्रथा आता है। मौर्यकालीन भारत आता है। फिर मौर्योत्तर काल में आता है, जिसमें मौर्योत्तर काल के बाद जैसे ऐतिहासिक स्रोत आती है, उसमें विदेशी आक्रमण, बैक्ट्रिया की ग्रीक आती है। फिर कुषाण आया, शुंग वंश आया, कन्नव वंश आया, महायान बौद्ध धर्म आया, उदय आया। फिर जैन धर्म आया। फिर 10 नंबर में सुदूर दक्षिण में भारतीय इतिहास की रूपरेखा बताऊंगा। फिर 11 नंबर पर उत्तरी भारत का इतिहास, जो 300 से 650 ईस्वी में, जैसे गुप्तों की उत्पत्ति, हुनों का आक्रमण, जो हुनों का आक्रमण लोग जान रहे होंगे कि समुद्रगुप्त के समय हुआ था। फिर हर्षवर्धन का उदय, इसमें जान रहे होंगे, इसमें वैनसांग आया था। फिर शासन प्रबंध आता है। फिर उत्तरी भारत के इतिहास में आता है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। इसमें हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सूर्य पूजा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आती है। फिर गुप्तोत्तर काल में आता है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, जो कि दक्षिण भारत का है ये सब। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे होंगे तो मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि ये गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल वंश के बीच हुआ था। फिर चहमान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, चोल वंश, इसके शासक कौन हुए, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल में बताऊँगा। और कोई भी जो भी मैं चीज़ बताऊँगा, सबसे पहले उसके मैं सिलेबस बताऊँगा बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद में कुछ आप लोगों को बताऊँगा। फिर 14 नंबर पे गुप्तोत्तर काल आता है, जिसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषय के बारे में बताऊंगा, जैसे विदेशी के साथ व्यापार कैसे हुआ, उसका वास्तुकला, खजुराहो, एलोरा, द्रविड़ की शैली की मंदिर, चोलकालीन वास्तुकला, पांड्यकालीन वास्तुकला। तो ये दोस्तों, ये आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस हुआ, और उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास को चालू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत अभिलेख आएगी, मुद्रा आएगी, सिक्का आएगी। दूसरे नंबर पर साहित्यिक साक्ष्य आता है, इसके अंदर वेद आता है, पुराण आता है, अरण्यक आता है, महाभारत आता है, रामायण आता है। और साहित्यिक साक्ष्य के फिर 2 पार्ट में मैंने बांट दिया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य पहले आया, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य आया। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में पहले बौद्ध ग्रंथ आई, फिर जैन ग्रंथ आई, और तीसरे नंबर पर आया विदेशी यात्रा, जैसे उसमें यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, उसमें कौन कौन से विदेशी यात्री आए तो मैं बताऊंगा। और सबसे पहले यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले यूनानी लेखक में मेगास्थनीज आए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आए। फिर डायमेकस आए, जो कि बिंदुसार के समय आए। फिर डायनोसियस आए, जो अशोक काल के समय आए। फिर चीनी लेखक में फाहियान आए, वैनसांग आए, इत्सिंग आए।
फिर अरबी लेखक में सुलेमान आए, अलब्रूनी आए, इब्न बतूता आए, मैं इसके बारे में भी अच्छी तरह बताऊँगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे सिक्के के बारे में बताऊँगा। और सिक्कों पर लेख एवं तिथियाँ उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने शुरू की। तो सबसे पहले जो सिक्कों पर लेख और तिथियाँ जो वर्णन किया वो किसने किया? तो यूनानी शासकों ने किया। फिर भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं। भारत में जो सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं वो मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो कांसे के रहे, चांदी की थी, सोने की थी और शीशे की होती थी। मतलब सबसे ज़्यादा सिक्के जो मिले हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। उसके बाद फिर गुप्तकालीन सिक्के आते हैं जो बहुत ही कलात्मक हैं, और इन सिक्कों में तत्कालीन जनता की साहित्य और कला की रुचि की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर है। और गुप्त शासकों के सिक्के सर्वाधिक सोने के जारी किए। मतलब सबसे पहले जो सिक्के जारी किए यूनानी शासक ने किए, और सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए किसने? मौर्य ने किए। और फिर सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो गुप्त शासक ने किए। और जबकि सातवाहन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए, और जबकि कुषाण शासक ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। मतलब इस बारीकी को समझिएगा कि गुप्त शासकों के सिक्के सर्वाधिक सोने के जारी किए, लेकिन कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। फिर समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है, जिसमें अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने अश्वमेध कराया था। फिर चंद्रगुप्त चांदी के सिक्के से यह अनुमान पता लगता है कि शकों को पराजित किया है, चंद्रगुप्त के सिक्के से पता चलता है। फिर ये सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में काफ़ी शुद्ध हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्मारक भवन। तो प्राचीन कला के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। और उत्तर भारत के लिए मंदिरों को शैली का जो निर्माण हुआ है उसे नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत में जो भी मंदिरें हैं उसके नागर शैली का यूज होता है। फिर दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहते हैं। मतलब उत्तर भारत के मंदिरों की शैली को नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। तथा दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव को वेसर शैली कहते हैं। मतलब 3 प्रकार की शैली आई, नागर, द्रविड़ और वेसर। और लास्ट पॉइंट दोस्तों आप लोग के लिए कि जावा का स्मारक है बोरोबुदुर, इस बात का प्रमाण देता है कि 9वीं शताब्दी में वहाँ महायान बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का बोधिसत्व जी की क्लास में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।